नाज़रीन, हमारा आज का मिक्स प्लेट प्रोग्राम जो है वो एक इंतहाई अहम मौज़ू के ऊपर है। जहां पाकिस्तान में हम कोविड-19 की तबाहकारियाँ देख रहे हैं, वहीं पर टिड्डी दल का हमला भी एक इंतहाई अहम मौज़ू है जिसके ऊपर हम आज बात करना चाहते हैं। हमारे साथ आज तशरीफ़ रखते हैं फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ज़राअत पंजाब और प्लांट प्रोटेक्शन डॉक्टर एजाज़ परवेज़ साहब। डॉक्टर साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहब, ये टिड्डी दल क्या है और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है और ये किस तरह से इसका तदारुक किया जा सकता है? टिड्डी दल जो है दरअसल एक कीड़ा है, रेगिस्तानी कीड़ा। अच्छा। और कीड़े की डेफिनेशन ये है कि जो जानदार चीज़ जिसके 3 हिस्सों में बॉडी डिवाइडेड होती है, यानी कि हेड, थोरैक्स और एब्डामन जी, और उसकी 6 टांगें होती हैं। ये ज़रूरी है कि हर कीड़े की 6 टांगें? जो कीड़ा होगा जी, क्लास इंसेक्टा से जिसका ताल्लुक होगा जी, उसकी 6 टांगें, उसकी 6 टांगें होंगी, वो कीड़ा कहलाएगा। अच्छा, तो ये तो इसकी पहचान है। ठीक हो गया। तो ये कीड़े के ख़ानदान से है टिड्डी दल। तो टिड्डी दल इसको क्यों कहते हैं कि ये जो है ना, ये एक गौल की शक्ल में, बड़े झुंड की शक्ल में कह लें, स्वार्म कह लें, अच्छा, उसमें ये नमूदार होता है और ये हमलावर होता है। तो इसका झुंड जो है डॉक्टर साहब, वो उसमें एक झुंड में कितने टिड्डी दल होते हैं? इसमें लाखों करोड़ों की तादाद में होते हैं। अच्छा, करोड़ों की तादाद में होते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि इसकी हिस्ट्री क्या है। ये कोई नया कीड़ा नहीं है। अच्छा, ये एक रेगुलर पेस्ट है जी। ये इंटरनेशनल है और ज़्यादातर उन ममालिक में होता है जहाँ 200 मिलीमीटर से कम बारिश होती है सालाना। तो इस लिहाज से ये जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जी, सूडान और सोमालिया, इथियोपिया वगैरह, और उसके बाद ये है मिस्र, सऊदी अरब, यमन, ओमान जी, फिर पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान वगैरह में, इंडिया, ये इसमें ज़्यादा पाया जाता है। ये अमूमन हर साल ही होता है थोड़ा बहुत जी। तो उसको ये क्योंकि रेगिस्तान इलाके में ये अंडे देता है जी, तो वही इसको कंट्रोल कर लिया जाता था। अच्छा, यानी कि इसको ब्रीडिंग के टाइम ही कंट्रोल किया जाता। पाकिस्तान में जो है ना, ये चोलिस्तान में ज़्यादातर आता था हर साल जी। तो पाकिस्तान और इंडिया का जो प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट है इनके, उनका आपस में लाइजन होता है जी। पीरियडिकली उनकी बॉर्डर पे मीटिंग भी, राजस्थान और चोलिस्तान के बॉर्डर पे इनकी मीटिंग भी होती रहती है। ठीक। तो ये इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं कि कहाँ से आ रही है, कब आ रही है, तो इसको कंट्रोल करना आसान होता था। जी जी। लेकिन 2019 से कुछ मसला ऐसे हुआ कि ये वहाँ से चला है अफ्रीका से जी, सूडान वगैरह से, इसके सवाल वहाँ से चले जनवरी में 2019। अच्छा। तो ये आ गए हैं मिस्र, इधर मिडल ईस्ट में जी। वहाँ जो सेटल हुए हैं, वहाँ इन्होंने ब्रीडिंग की है और फसलों को नुकसान भी पहुँचाया, इनको कंट्रोल भी किया गया वहाँ। लेकिन जो जनरेशन बच गई वो फिर आ गई ईरान। ठीक। वहाँ फिर ये थोड़ा बहुत मल्टीप्लाई हुआ और फिर वहाँ से ये, क्योंकि सीज़न इसका उस वक्त सर्दियाँ कुछ ज़्यादा प्रलॉन्ग कर गई, जी जी, बारिशें भी हुई, जिसकी वजह से इसने अपना रूट चेंज किया। अच्छा। और ये चोलिस्तान की बजाय इसने रुख किया बलूचिस्तान का। अच्छा डॉक्टर साहब, इनके जिस तरह माइग्रेटरी बर्ड्स के फ्लाई जोन्स होते हैं, मेरे ख्याल से 7 फ्लाई जोन्स हैं, तो क्या इसका भी कोई पर्टिकुलर फ्लाई जोन होता है या ये रैंडमली ही मूव करता है? इसका फ्लाई जोन तो ये है कि ये रेगिस्तानी नर्म इलाका जो पसंद करता है, क्योंकि वहाँ ये एग लेइंग करता है। ठीक। तो ये जितने भी डेजर्ट हैं वहाँ आता है ये ज़्यादातर, वहाँ जो भी जड़ी बूटी जो पौधे होते हैं उसको खाता है। तो लेकिन अब जब जो ज़्यादा तादाद में हो गया जी, तो इसको कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। उसके लिए भी खुराक जो कम हो गई तो ये इसने फिर फसलों का रुख कर लिया। तो ये पहले मैं आपको बताऊँ ना हिस्ट्री इसकी क्या। जी जी प्लीज़। ये वहाँ से चला ना 2019 में जी, फरवरी से, तो ये आ गया मार्च में बलूचिस्तान में। सही हो गया। वहाँ डेवलप हो गया, ये जून में आ गया इधर थरपारकर और नारा वगैरह सिंध में। सही। वहाँ से ये चोलिस्तान में आ गया। चोलिस्तान आ गया। वहाँ इसकी फिर पॉपुलेशन हुई ब्रीडिंग, तो उसमें से जो पॉपुलेशन बनी वो कुछ तो चली गई राजस्थान के जरिए इंडिया जी, बाकी ने रुख कर लिया इधर हमारी फसलों की तरफ। तो इस वक्त दुनिया के तकरीबन 30 ममालिक इसकी ज़द में हैं जी, जिनको हम 3 रीजन में तकसीम करते हैं। अच्छा। एक है वेस्टर्न रीजन जिसमें सूडान, अफ्रीका के इलाके जो हैं, इथियोपिया जी जी, मारितानिया वगैरह शामिल हैं। फिर है मिडल रीजन, उसमें मिस्र,
यमन, ओमान, सऊदी अरब। सही। तीसरा ईस्टर्न रीजन, उसमें ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया ये आ जाते हैं। अच्छा। तो इन इलाकों में ये ज़्यादा ये इसका फ्लाइंग जोन है। अच्छा। इसी तरह ये ट्रैवल करता है। तो इसका जो है ना नुकसान कैसे ये पहुंचाता है, क्योंकि ये एक जो अडल्ट है वो अपना उसका जिस्म का जो वेट है वो तकरीबन 2 ग्राम है। इस ये जो है उसका 2 ग्राम वजन। अच्छा। ये अपने वजन के मुताबिक 2 ग्राम खुराक ये दिन में ले लेता है। अच्छा। फिर ये नहीं करता कि पेट भर गया तो बस करे, ये चूहे की तरह कतरता रहता है पत्तों को, नुकसान पहुंचाता है। अच्छा। अगर एक झुंड में 90 लाख के करीब ये टिड्डियाँ हों तो तकरीबन 9,000 किलोग्राम जो है ना जी ये खुराक खा जाएगी। अच्छा। इसी तरह अगर 4 करोड़ टिड्डियाँ एक गोल में हो तो वो 24 घंटों में 35,000 जो इंसान है उनकी जो खुराक उसके बराबर खा जाएगा। ओहो। इतना ये फेटल है। हाँ जी। खाता है। फ्लायर इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये 100 से 150 किलोमीटर आसानी से एक दिन में सफ़र नॉन स्टॉप कर जाता है। तो अगर डॉक्टर साहब जब इनकी क्योंकि लंबी इसकी उड़ान होती है, फ्लाई होती है, अगर उसमें कोई पानी आ जाए, समंदर आ जाए, जैसे अगर समंदर आ जाए तो ये इसने रात को कहीं ना कहीं बैठ के आराम करना है। अच्छा। अगर रास्ते में समुंदर आ गया है तो ये इसके जो स्वार हैं, जो पहले स्वार में वो नीचे उतरेंगे जी, तो वो डूब के मर जाएंगे, लेकिन वहाँ तैरेंगे। तो दूसरे स्वाम उसके ऊपर बैठ के आराम करेंगे, ट्रैवल करेंगे, और जब दिन चढ़ेगा तो फिर वहाँ से उड़ेंगे, क्योंकि ये इसको उड़ने के लिए थोड़ी हीट चाहिए सुबह के वक्त। अच्छा। सुबह अलग सुबह ये इनएक्टिव होता है जी। तो जो ही सूरज की थोड़ी सी शुआएं निकलती हैं तो फिर ये एक्टिव हो गए, फिर ये एक्टिव होता है, तलाश में निकल जाता है। तो पंजाब में जो है पिछले साल सर्दियों में इसने सरसों पर हमला किया। अच्छा। कोई 4500 एकड़ रकबा तबाह किया। फिर गंदम, इस साल गंदम के 2500 एकड़ रकबे पे इसने नुकसान किया, चट कर गई। फिर इसने कोई बागात, कोई सब्ज़ी, कोई जो भी सब्ज़ पत्तों वाली चीज़। अच्छा डॉक्टर साहब, शुनीद ये है कि अब जुलाई में अफ्रीका से भी एक बड़ा गोल टिड्डी दल का जो है वो इस तरफ रवां दवां है, तो कोई ऐसा सिस्टम होता है गवर्नमेंट्स के पास या इदारों के पास कि इसके आने की कोई पेश की इतला हो जाए या पता चल जाए कि जनाब ये? वो ऐसे ही है ना कि जो एक तो हमारा सेंट्रल प्लांट प्रोटेक्शन का डिपार्टमेंट है जी, वो ओवरऑल पाकिस्तान पे है जी। हर ज़िले, हर सूबे में, हर ज़िले में उनके जो है ना स्टाफ तैनात है जी। जो विजिलेंस में रहता है वो देखता है कि किधर से ये आ रहा है, कहाँ इसका स्वार नज़र आया है। तो क्योंकि पिछले सालों में इतना प्रॉब्लम नहीं रहा जी, तो इस 2019 में उन्होंने इतनी इसका केयर नहीं की अच्छा। जिसकी वजह से ये डेवलप हो गया। अब ये जो है ना फोरकास्ट यही है कि ये एक तो बड़ा स्ट्रॉन्ग स्वार्म आ रहा है अफ्रीका से। डॉक्टर साहब, आपकी कथा कलामी की मैं माफ़ी चाहता हूँ। UN की एक रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक उन्होंने कहा कि 38% जो पाकिस्तान का ज़राई एरिया है उस पे अब उसके ब्रीडिंग फार्म बन सकते हैं, क्योंकि इस दफ़ा ये इतना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इसने फीडिंग भी करनी है, इसने ब्रीडिंग भी करनी है, इसको जगह चाहिए, वो इसको मिल रही है। यहाँ जितना भी हमारा ये सिंध का दरिया सिंध है, इसके आसपास जो ज़मीन है जहाँ तरबूज वगैरह भी ज़्यादा लगते हैं, तो ये वहाँ इसको मुनासिब जगह मिल रही है, वहाँ ये एंगलिंग करती है। तो इसके बचाव का तरीका डॉक्टर साहब, इसका तदारुक क्या? अभी आ तो गया है, लेकिन अब इससे हम कैसे छुटकारा पाएं? इसके बचाव के लिए पहले तो आपको चाहिए ना इसकी दौरान ज़िंदगी इसके क्या क्या स्टेजेस हैं, ये किस स्टेज पे इसको आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसमें इसकी दौरान ज़िंदगी कुछ इस तरह है कि 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। ठीक हो। अंडा, नींफ या बच्चा जिसको कहते हैं जी जी, हापर भी उसको कहते हैं, फिर अडल्ट। ये 3 इसकी स्टेजेस हैं। अंडे जो है ना, मादा जो है, एक मादा वो अपनी ज़िंदगी में एक ही दफ़ा मिलाप करते हैं, नर मादा जी, और उसके बाद वो अपनी ज़िंदगी में 90 से 160 तक अंडे दे देती है। अच्छा। जो कि मुख्तलिफ मराहल में वो देती है। एक पार्ट में, इसके पार्ट थैली में अंडे होते हैं जी, एक दफ़ा एक थैली में 30 से 50 अंडे होते हैं। ये ज़मीन में, नरम ज़मीन में 6 इंच गहरी, तकरीबन 6 इंच गहरी, ये अपनी वो ओविपोसिटर नीचे घुसेड़ के तो वहाँ ये अंडे देती है। अच्छा। उसमें से फिर बच्चे निकलते हैं 2 हफ्ते के अंदर अंदर।
जब बच्चे निकलते हैं तो पहले ये होते हैं गुलाबी रंग के, सही, उसके बाद ये हो जाते हैं भूरे, अच्छा, और अडल्ट स्टेज में ये पीले हो जाते हैं। अच्छा, हाँ जी। जो हापर है ना बच्चे जी, वो दो हफ्ते तो अंडे नहीं लिए, अंडों ने निकलने में, उसके बाद 4 से 6 हफ्ते में जो निम्फ है ना वो मैच्योर होते हैं, सही, उसके बाद ये अडल्ट बन जाता है। निम्फ को जो है 4-6 हफ्ते में जाने तक उसको 4-5 इंस्टार में से गुजरना होता है। इंस्टार अच्छा, कहते हैं कि जो कीड़े हैं ना जो, जी जी, इनकी जो ग्रोथ होती है जी, तो हर ग्रोथ पे इसका जो जिस्म बढ़ता है तो ऊपर एक खाल होती है, लेयर, वो इसको उतारनी होती है। अच्छा, वो पील ऑफ कर देता है, उतारता है तो फिर ये बढ़ता है। अच्छा, तो वो उसको कहते हैं मोल्टिंग। मोल्टिंग, अच्छा। तो वो 4-5 इंस्टार में जो करता है, हर दफ़ा इसकी ग्रोथ होती है थोड़ी बहुत जी। तीसरे इंस्टार में जाके इसके पर निकलना शुरू होते हैं। अच्छा, तो ये 5वें 6ठे इंस्टार में जाके ये फुल ग्रोन अडल्ट बन जाता है। अडल्ट बन जाता है, अच्छा। तो अडल्ट जो है वो 3 हफ्ते के अंदर अंदर फिर वो मादा जो है एग लेइंग तैयार हो जाती है, एग लेइंग करती है। इस तरह इसका लाइफ साइकिल चलता है और साल में तकरीबन इसकी 3 नस्लें आ जाती हैं, नस्लें आती हैं। अच्छा। और इनको जो है ना 2 इनके ब्रीडिंग सीज़न है, एक स्प्रिंग सीज़न है जी, और एक जो है समर मून से उनके बाद वो है। इस साल जो है ना जो मेरी जो फोरकास्ट है वो ये है कि जून तो अब थोड़ा आराम से गुजर जाएगा जी, जुलाई के तीसरे हफ्ते में हम फिर प्रॉब्लम आएगा, इसकी स्वाब निकलेंगे बहुत ज़्यादा जो नुकसान करेंगे। जी जी। उसके बाद ये फिर सिंध में भी इसकी ब्रीडिंग अब हो रही है, तो ये सिलसिला चलेगा अक्टूबर तक चलेगा। अक्टूबर तक हमें बहुत इसका ख़तरा है। अच्छा, और इस पे हमारा तवज्जो देनी चाहिए, नज़र रखनी चाहिए। और इसका जो कंट्रोल का जो टाइम है वो बेहतर टाइम उसका है जब ब्रीडिंग जब करती है, बच्चे निकलते हैं तो उसी वक्त उनको कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल कर लेना चाहिए। उसका तरीका ये है कि एक तो आप जहाँ आपको पता है कि यहाँ अंडे दिए हुए हैं तो वहाँ हल चला के उनको एक्सपोज करें। सही, वो कुछ तो परिंदे खा जाएंगे, कुछ वो सूरज की लाइट से वो वैसे ड्राई होकर मर जाएंगे। एक तो आसान तरीका ये है। सही। दूसरा ये है कि जहाँ ये स्वार और निकलते हैं बच्चे जी, काफ़ी तादाद में रेंग के आगे बढ़ते हैं, तो आगे उनके एक खंदक खोद देनी चाहिए जिसमें वो आगे गिरें और वहाँ मिट्टी का तेल डाल के उनको जला दें। अच्छा। इसके अलावा जो आम काश्तकार है वो क्या करे, वो हो सके तो अपने जो फसल है ना उनके इर्द गिर्द खुशबूदार पौधे लगाए, जैसे गेंदा है, खुशबू से भागता है, खुशबू से भागता है। अच्छा, वहाँ नहीं बैठता। दूसरा ये है कि इसको अगर कंट्रोल करना है तो अर्ली इन दी मॉर्निंग करें, जब ये उड़ता है फिर कंट्रोल का कोई फायदा नहीं। डॉक्टर साहब सुना है ये शोर से भी भागता है? हाँ जी, ये शोर से, जहाँ शोर होता है तो ये नहीं बैठता। अच्छा, इसीलिए वो ढोल बजाते हैं या खाली बर्तन बजाते हैं। अब तो चाइना से कोई मशीनें भी सुना पाकिस्तान ने मंगवाई हैं जिस सोलर से चलती हैं, प्लेट से, तो वो शोर मचाती हैं। हाँ, इसके अलावा कोई टेप रिकॉर्ड आप लगा दें ऊंची आवाज़ में, अच्छा, तो उससे थोड़ी बहुत बचत हो जाती है। डॉक्टर साहब आप देखते हैं कि इतनी जो गवर्नमेंट्स थी, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आती रही हैं, ये टिड्डी दल बड़ा पुराना इशू है, आज का इशू नहीं है, तो उन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, फार्मर्स के लिए कुछ किया? आप व्हाट डू यू थिंक, आपके जहन में ये आता है? वो मैंने आपको शुरू में बताया ना कि पहले इसका इतना प्रॉब्लम रहा ही नहीं, 20-21 साल के बाद ये आया प्रॉब्लम। पहले आता था थोड़ा बहुत चोलिस्तान में, तो वही वो कंट्रोल कर लिया जाता था। सही है। ज़्यादा से ज़्यादा ये होता था कि वो पंजाब का जो हमारा इलाका लगता है ना, तो वो पंजाब का जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, पेस्ट वार्निंग, उनको इतला दे देते थे। सही। तो फिर वो विजिलेंट रहते थे, वो देख लेते थे कहाँ इसके स्वार्म जा रहे हैं, तो वहीं पे उसको कंट्रोल कर लिया जाता। पेशतर इसके वो एगलिंग करे तो उसको कंट्रोल कर लिया जाता। लेकिन इस दफ़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा फैल गया तो इसलिए ये मसला बना है। डॉक्टर साहब किन अजनास के ऊपर ये ज़्यादा हमला करता है या किस चीज़ को वो ज़्यादा शौक से खाता है? कोई चीज़ छोड़ भी देता है कि सब कुछ खा जाए? पहले तो इसने वो जब रेगिस्तान में जो पौधे होते हैं, किक्कर वगैरह, जंगली किक्कर, ले वगैरह, वो ही खाता है।
लेकिन जब इसकी शार्टेज हो जाती तो ये फसलों का रुख करता है, फिर तो जो भी इसकी जद में आए अच्छा वो नहीं छोड़ता, खा वो बाग हो, खा वो सब्ज़ी हो, तो खा वो कोई फसल हो। तो डॉक्टर साहब ये भी सुना है कि लोग इसको खाते भी हैं? हाँ जी, ये हलाल है। अच्छा, ये टिड्डी दल हलाल है? हलाल है। अल्लाह ताला ने 2 चीज़ें जो ऐसी हलाल की हैं, जो रखी हैं जी, जो कि बगैर छुरी फेरे हम उनको खा सकते हैं, तकबीर पढ़े। वो एक तो मछली है, अच्छा, और एक ये टिड्डी दल है। तो कौन से इलाके में पाकिस्तान के? मेरे लिए तो ये एक नई इन्फॉर्मेशन है। ये इस दफ़ा यहाँ महकमा ज़राअत ने मुहिम चलाई है उकाड़ा में कि टिड्डी दल को पकड़े, पैसे कमाएं। ये पोल्ट्री फीड में भी काम आती है, इंसानों के खाने के भी काम आती है। तो सुना है डॉक्टर साहब लोग इसकी बिरयानी भी खा लेते हैं। इसमें कराची में बिरयानी भी बनती है। अच्छा, हम आज तक महरूम रहे, हमें तो मिली नहीं ऐसी बिरयानी। इसमें जो बहुत प्रोटीन है। अच्छा, 62% इसमें प्रोटीन है। अच्छा, 17% इसमें ऑयल है। वाह। और 21% इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम वगैरह है। अच्छा, तो ये रिच है इसमें। तो डॉक्टर साहब जहाँ इसके इतने नुकसान हैं, ये खाक हो जाता है सब कुछ जो भी होता है, तो इसके कोई फ़ायदे भी तो यही है कि इसको पकड़ के खाएं, पोल्ट्री फीड इसको पकड़ के खाएं और बिरयानी बनाएं और पोल्ट्री फीड में इसको। डॉक्टर साहब ये पेस्टिसाइड्स जो हैं, ये इसको ख़त्म करने में कितने इफ़ेक्टिव हैं, और पेस्टिसाइड्स का रोल अगर हम देखें तो वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उससे फसलों को नुकसान पहुंचता है पेस्टिसाइड से या नहीं पहुंचता? इसके ऊपर ज़रा काइंडली हमें कुछ इनपुट दें। और पेस्टिसाइड का जो है ना, इसमें जुडिशियस या जिसको रैशनल यूज़ कहते हैं वो करना चाहिए जी, अंधाधुंध ऐसे ही बेकार सोचे समझे नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो एक तो मैंने बताया कि सुबह के वक्त जब ये इनएक्टिव है वो सूक्त करें। ठीक है। दूसरा, महकमा ज़राअत के मशवरे से वो करें जो जितने भी ये दीमक कंट्रोल के हैं, क्लोरपाइरीफास हो गया, ये अपना लैम्डासाइलोथ्रीन हो गया जी, डेल्टा मेथरीन, मेलाथियान वगैरह, वो सारे इस पे इफेक्टिव हैं। कोशिश करें कि यूएल भी करें, यानी कि अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे। अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रे, उसमें पानी कम की ज़रूरत नहीं होती, बगैर पानी या कम पानी से वो हो जाते हैं, वो स्प्रे किया जा सकता है। तीसरा ये कि ऐसा करें कि फिर वो कोई पॉपुलेशन बच ना जाए। अगर कोई पॉपुलेशन बच गई वो रेजिस्टेंट हो जाएगी, फिर अगली दफ़ा वो मरेगी नहीं। तो सोच समझ के पेस्टिसाइड करने चाहिए। 100% आप फिर कंट्रोल पेस्टिसाइड से नहीं ले सकते। अच्छा, कुछ तो कर लेते हैं, मतलब 100% नहीं कर सकते। सही। उसके फ़ायदे भी हैं, वो करना तो है ना, फिर मजबूरन हमने जी जी करना तो है, लेकिन नुकसानात भी हैं कि वो जो वहाँ इलाके में जो कुदरती फ़ायदेमंद कीड़े हैं वो भी मर जाएंगे। कुदरत ऐसी रखा है निज़ाम के जो फ़ायदेमंद कीड़े हैं ना वो ज़्यादा नाजुक होते हैं, वो जल्दी मरते हैं पेस्टिसाइड से। अच्छा अच्छा, ये जो नुकसानदेह कीड़े हैं जल्दी नहीं मरते। हाँ जी। अच्छा, इस कीड़े के बारे, इस टिड्डी दल के बारे में एक मैंने मिथ सुनी है। हाँ जी, कि इसकी जो शेप है वो मुख्तलिफ जानवरों से मिलती है, और ये बहुत इनिशियली जब दुनिया बनी थी तब कोई मिट्टी थी जिसकी वजह से, तो ये क्या कहानी है? हाँ, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो मिट्टी अल्लाह ताला ने यूज़ की थी उनको तख्लीक करने में, जी जी, तो जो बची है उसकी मिट्टी से ये अच्छा इसको बनाया गया अल्लाह ताला ने। अच्छा, और ये इसकी सदियों पुरानी हिस्ट्री है, कोई नया पेस्ट नहीं है ये। अच्छा, ये सऊदी अरब में भी पुराना है पेस्ट, हम लोग इसको खाते भी हैं। क्या इसकी जो इसकी बॉडी है वो मुख्तलिफ जानवरों से मुमासलत रखती है? हाँ जी, वो इसका जो सारे मुंह है वो घोड़े की मानंद है। अच्छा, जो इसकी गर्दन है वो बैल की मानंद है। अच्छा, जो इसका सीना वो शेर की तरह का है। क्या बात है। जो इसके जो टांगे हैं शुतुरमुर्ग की तरह, अगली और पिछली टांगे वो रान जिसको कहते हैं, वो इसकी ऊँट की तरह है। फिर पेड़ इसका बिच्छू जैसा है, फिर पार इसके गिद्ध जैसे हैं, और इसके जो है दुम वो सांप जैसी है। मिक्स ऑफ एवरीथिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल मुझे आपसे पूछना वो ये रह गया, जब हम पेस्टिसाइड्स की बात कर रहे थे तो हमने ये भी बात की कि इसको खाया भी जा सकता है, लेकिन मेरे ज़हन में क्वेश्चन आया कि अगर आप कोई ऐसा टिड्डी दल है जिस पे पेस्टिसाइड्स आपने स्प्रे कर दिए हैं तो क्या वो भी खाया जा सकता है? नहीं, वो उसको ना आप खुद खाएं ना किसी जानवर को खिलाएं। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये उसका तो चारा भी है ना जो छोड़ा होगा जी, वो भी नहीं खाना चाहिए। अच्छा, वो नहीं खाना चाहिए, वो भी खिलाना नहीं चाहिए जानवरों को जिस पे स्प्रे कर दिया। अच्छा, तो सर आप क्या समझते हैं कि अब जो जदीद टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई 2020 की, या जो हमारे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो इसको कॉम्बैट कर पाएंगे, या कोई ऐसी जदीद टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई है आपके नज़दीक? जहाँ तक ये तल्लुक़ है हम इसको ख़त्म कर लेंगे, ये तो नामुमकिन है।
अच्छा, ये ख़त्म नहीं होने लगा? ख़त्म तो ये होने वाली नहीं है, क्यों कुदरत का निज़ाम है, कुदरत ने क्रिएचर बनाई है जी, वो रहेगी। लेकिन हम उसको मैनेज कर सकते हैं कि अपनी फसलों को हम कैसे बचाएं जी, और उसकी पॉपुलेशन को कैसे कम करें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको शुरू में जब ये एग लेइंग करती है देखें, ध्यान रखें कहाँ एग लेइंग कर रही है, उसको वहीं मारें और फिर जो इफ़ेक्टिव है पेस्टिसाइड वो करें और अल्लाह से दुआ भी मांगे। हाँ, दुआ भी तो ज़रूर मांगनी चाहिए कि लेकिन ये जो कीड़े हैं ये तो देखें ना, कपास पे कितने वो कभी गुलाबी सुंडी आ जाती है, कभी अमेरिकन सुंडी आ जाती है, कभी कोई सफ़ेद मक्खी आ जाती है। तो ये सारे ऐसे हैं कि इनको मैनेज किया जा सकता है। सही है। तो ये लोकस्ट को भी मैनेज किया जा सकता है। तो हमें मैनेज प्रॉपर्ली इसको इंटरनेशनली हमारा लाइसेंस होना चाहिए, दूसरा डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट लाइसेंस होना चाहिए और फिर जो महकमा ज़राअत है उसके साथ हमारा लाइसेंस होना चाहिए। सही है। तो इंशाल्लाह ये इसको मैनेज किया जा सकता है। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमने बड़ी इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू डॉक्टर एजाज़ परवेज़ साहब से की, जिसमें उन्होंने हमें बहुत डिटेल से टिड्डी दिल के बारे में बताया और आखिर में उन्होंने ये भी कहा कि इसको हमें प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए। ये इशू है जो मैनेजमेंट मांगता है और इसके साथ साथ अल्लाह ताला से दुआ भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें कोविड-19 और टिड्डी दल और इस तरह की और जो मुसीबतें हैं अल्लाह उनसे महफूज रखे। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम किसी नए मेहमान के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।